Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we will study about section 9 of the Income Tax Act, which talks about income deemed to accrue or arise in India. Deemed माने assumed, मान लो. Accrue माने due, arise माने earn. यानी ये सेक्शन हमें उन इनकम्स के बारे में बताएगा जो लिखी हुई हैं इनकम टैक्स एक्ट में, जिनके बारे में अगर किसी को कंफ्यूजन हो भी रहा हो कि वेदर इट इज इंडियन इनकम और नॉट. सो दिस इज अ स्पेसिफिक लॉ, स्पेसिफिक सेक्शन जिसने लिस्ट किया है उन इनकम्स को जिनको इंडियन इनकम माना जाएगा. यानी कि वी विल प्रिज्यूम दैट दीज इनकम्स आर इंडियन इनकम्स, and as it is very clearly mentioned in the section 9, these incomes will be taxable in India. इनकम टैक्स एक्ट में इन पे टैक्स लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस. यानी जो सेक्शन 9 में मैं आपसे इनकम्स डिस्कस करूंगा वो चाहे फिर एसएससी आरओआर हो, चाहे एनओआर हो और चाहे एनआर हो, तीनों पर ही उस पर टैक्स लगेगा. थ्योरी के हिसाब से और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से भी ये सेक्शन अच्छा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला है. कुछ स्टूडेंट्स को ये टेक्निकल लगता है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को बहुत ध्यान से सुने और फिर भी अगर जरूरत महसूस हो तो एक बार और इस वीडियो को रिपीट करके सुन लें, फिर 100% क्लैरिटी आ जाएगी. वैसे मैं अपनी तरफ से थोड़ा स्लो चलूंगा क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि समटाइम्स स्टूडेंट्स सेक्शन 9 में थोड़ा सा ये फील करते हैं कि हल्का सा डिफिकल्ट है, तो मैं और ज़्यादा इसको एग्जाम्पल्स और क्लैरिफाई करके पढ़ाने की कोशिश करूंगा. आप भी थोड़ा नॉर्मल वीडियो से इस वीडियो में ज़्यादा अलर्ट रहें. तो सेक्शन 9 ये कहता है कि दैट इनकम इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. यानी कि वो सिचुएशंस जब इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि मान लीजिए कि आपकी इनकम इंडिया में हुई है, यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी इनकम इंडिया में है, आप इसके बारे में जो भी दलील रखते हैं वो अपनी अलग है, और इस बेसिस पर आपको इंडिया में टैक्स लगेगा. उसमें जो सबसे पहला सेक्शन है, अब सेक्शन 9 आप याद रख लें, मेरे ओपिनियन में तो वही बहुत है, बट एक से एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो अगर वो याद रख सके तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 सबसे पहले यहां से शुरू हो रहा है. अगर आप सब सेक्शन और क्लॉज भी याद रख सके तो नथिंग लाइक इट. तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपका बिजनेस फॉरेन कंट्री में है बट यू हैव अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, अगर आपका फॉरेन कंट्री का बिजनेस है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, और आपका इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन है, तो उस बिजनेस कनेक्शन से जो इनकम अराइज होगी वो, इसके ऊपर अलग से फॉर्मूला होता है, केस टू केस इनकम टैक्स ऑफिसर अलग से असेसमेंट कर सकता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है. बट मेन बात ये समझने की है कि अगर कोई फॉरेन बिजनेस हो जिसको इंडियन बिजनेस कनेक्शन से, जैसे कि कोई फैक्ट्री है, कोई ब्रांच है, कोई सब्सिडरी कंपनी है, उससे कोई इनकम हो रही है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट. अब इसी चीज को इलस्ट्रेट किया गया है यहां पर, यहां क्लियरली लिखा है इट इज वेरी वेल इलस्ट्रेटेड. तो इलस्ट्रेट करने का तरीका क्या है कि दैट दे हैव टू फॉर्म अ लोकल सब्सिडरी कंपनी, और दे हैव टू क्रिएट ए ब्रांच ऑफिस, और दे हैव टू क्रिएट ए फैक्ट्री, इरेक्टिंग ए फैक्ट्री इन इंडिया. ये तीनों चीजें इसके अंदर आ जाएंगी. ब्रांच ऑफिस भी आ जाएगा, फैक्ट्री भी आ जाएगा, एंड फॉर्मिंग अ लोकल सब्सिडरी कंपनी भी आ जाएगी. ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, हेडिंग डालिए, हाथ के हाथ इसको लिखना भी शुरू करते हैं. हेडिंग डालिए, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9. इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9. लिखिएगा, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग इनकम्स. लिखिए, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग इनकम्स. फर्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. प्लीज नोट डाउन, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. आगे लिखिए, फॉर एग्जाम्पल, फिर अगले लाइनों में, 3 लाइनों में लिख दीजिए, ए फॉर्मिंग अ लोकल सब्सिडरी कंपनी. पॉइंट ए, फॉर्मिंग अ लोकल सब्सिडरी कंपनी. पॉइंट बी, मेंटेनिंग ए ब्रांच ऑफिस. पॉइंट बी, मेंटेनिंग ए ब्रांच ऑफिस. एंड पॉइंट सी, इरेक्टिंग अ फैक्ट्री इन इंडिया. एक्चुअली फैक्ट्री में भी वैलिडेशन तो हो ही रहा है ना. अब कोई आदमी ये लॉजिक पे बहस कर सकता है कि भाई फैक्ट्री हमने खोली है इंडिया में, फैक्ट्री खोलने के लिए पैसा लगाया, लैंड, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, जो यहाँ पर स्टाफ है उसका हम सैलरी दे रहे हैं, रॉ मटेरियल, और माल जो बन रहा है वो हम अपनी कंट्री में ले जाके बेच रहे हैं, तो इंडिया में तो हम सिर्फ खर्चे ही कर रहे हैं.
बट माय डियर, हम तो कॉस्टिंग भी पढ़ते हैं ना, तो वी नो कि वैल्यू एडिशन तो होती ही है ना किसी भी कंसेप्ट में। अब एक रॉ मटेरियल को आपने इंडियन लेबर और पावर को यूज करके फाइनल प्रोडक्ट में या सेमी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो यू मस्ट हैव गेन्ड सम वैल्यू एडिशन। इसीलिए मैंने कहा कि इसके बारे में कोई सेट फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको पढ़ा दूं कि भी कितना परसेंट जो है वो अमाउंट इंडिया में टैक्सेबल होगा। बट ये बात तो आप मानते हैं ना कि उसको इनकम हुई है इंडिया में फैक्ट्री लगाने से। ऐसे मान लेते हैं किसी ने यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन ब्रांच ऑफिस मेंटेन किया हुआ है, मे भी हो सकता है कि वो डिलीवरी बाहर से ही कर रहे हो, पेमेंट भी सीधा फॉरेन बैंक्स में जा रही हो, बट यहाँ पर ऑफिस मेंटेन किया हुआ, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्लाइंट्स को एंटरटेन कर रहे हैं, सब कुछ काम हो ही रहा है ना, सब्सिडरी कंपनी खोली हुई मान लेते हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई फॉरेन बिजनेस का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है तो इट इज़ ए वेरी जस्टिफाइड लॉ कि उसका एक रीजनेबल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, राइट। तो ये आप लिख चुके हैं, इसके आगे हम चलेंगे। बट 4 एक्सेप्शंस दी हैं, 4 एक्सेप्शंस दी गई हैं जिसमें ये बोला गया है कि उसको बिजनेस कनेक्शन के अंदर टैक्सेबल नहीं करेंगे। एक्चुअली जो पहला पॉइंट है वो एक्सेप्शन नहीं है, वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि इफ ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया देन ओनली अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट विल बी टैक्सेबल। तो मैं इसलिए क्या करूंगा, बेशक बुकिश वे में मैंने भी इसको 4 पॉइंट्स में यहां पर क्लासिफाई कर दिया, बट मैं यहां पर जब इलिस्ट्रेट करूंगा, डिक्टेट करूंगा आपको, तो मैं चाहूंगा कि यहां पर आप एक नोट लिखें प्लीज। एक हेडिंग डालिए, सिंपल नोट, ठीक है ना। मैं यहां पर इंसर्ट भी कर देता हूं और किस तरह से लिखना है एक स्लाइड के अंदर मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं। छोटी सी एक लाइन ही बस लिखवा रहा हूं, आप इस तरह से लिख दीजिए, नोट इफ ऑल द ऑपरेशंस connected with business, if all the operations connected with business are not carried out in India, if all the operations connected with business are not carried out in India, then proportionate, ये तो होते हैं ना, जितना काम हुआ इंडिया में उतना टैक्स लगेगा, then proportionate income shall be taxable in India। सिंपल सी बात है, देन प्रोपोर्शनेट इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। इसको लिख लीजिए आराम से, देयर इज नो हरी। इफ ऑल द ऑपरेशंस कनेक्टेड विद द बिजनेस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया देन प्रोपोर्शनेट इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया, प्रोपोर्शनेट बिजनेस इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। फाइन, चलिए हम चलते हैं अपने प्रोविजन पर वापस। अब आप एक हेडिंग डालिएगा, एक्सेप्शंस टू द अबव प्रोविजन, ठीक है। इसको इसी तरह से लिख सकते हैं जैसे अभी मैंने आपको इंसर्ट करके दिखाया। यहीं पर अगर सपोज इसको लिखना हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्सेप्शंस टू द अबव प्रोविजन। यानी कब ऐसा होगा, जब हम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया पे टैक्स नहीं करेंगे, एक्सेप्शंस टू द अबव प्रोविजन, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस जो हमने क्रिएट करनी है इसके अंदर, ये 3 सिचुएशन में होंगी। चलिए एक एक करके इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एक्सेप्शंस जो हैं वो कब होंगी? सबसे पहली बात ये है कि व्हेन ऑपरेशंस आर कन्फाइंड टू परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे, फर्स्ट एक्सेप्शन, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं आपके लिए, एक्सेप्शंस में सबसे पहला पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट्स। यानी एक्सपोर्ट्स पर्पस के लिए अगर आपने गुड्स इंडिया में परचेज किए हैं तो उससे होने वाली इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप इसकी कहानी पूरा समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने आपको बोला कि अगर आप इंडिया में फैक्ट्री लगाते हैं, सपोज यू आर ए फॉरेनर बिजनेसमैन एंड इफ यू आर क्रिएटिंग ए फैक्ट्री इन इंडिया, तो मैंने आपको बोला कि ये बिजनेस कनेक्शन और हम आपकी प्रोपोर्शनेट इनकम पे रीजनेबल पोर्शन पे इंडिया में टैक्स लगाएंगे, और मैंने उसको जस्टिफाई किया। अभी मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इंडिया में गुड्स को परचेज करके फॉरेन कंट्री में ले जाके वहां पर उसको बेचते हैं तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर मैं कोई इनकम टैक्स इंडिया में नहीं लूंगा, मैं इसको बिजनेस कनेक्शन नहीं मानूंगा। नाउ क्वेश्चन यहां पर दिमाग में स्टूडेंट के खड़ा हो जाता है कि इन दोनों में क्या फर्क है। देखिए ध्यान से देखिए, वहां फैक्ट्री थी, यहां पर आपने सिर्फ मार्केट से जाके माल खरीदा है। हेयर यू हैव परचेज गुड्स फॉर एक्सपोर्ट्स, यहां पर कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। मान लेते मैं एक इंडियन मैन्युफैक्चरर हूं और कोई चीज 100 रुपए में बेच रहा हूं, चाहे उसको कोई बंदा लोकल सिटी का आके ले जाए, दूसरे स्टेट का आके ले जाए या दूसरी कंट्री से आके ले जाए, मुझे तो सपोज उस आइटम को 100 रुपीज में ही सेल करना है। अब वो बंदा 100 रुपए की चीज को अपने पास से ले जाके रास्ते का भाड़ा सारा खर्चा करके फॉरेन कंट्री में जाके चाहे 500 रुपए में बेचे, दैट इज हिज
हेडेक, या दैट इज हिज प्रेरोगेटिव, दैट इज हिज एडवांटेज। मैंने उसको कोई ऐसी कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं दी है। फैक्ट्री के केस में देखिए, इंडिया की लैंड वो यूज कर रहा है, इंडिया की पावर यूज कर रहा है, इंडिया का रॉ मटेरियल, इंडिया की लेबर यूज कर रहा है, वहां बहुत कुछ इन्वॉल्व है इंडिया का, इसलिए वहां हमारा हक बनता है कि उसकी एक रीजनेबल शेयर ऑफ प्रॉफिट पे इंडिया में टैक्स लगाए। लेकिन एक चीज जब हमने बेचने के लिए रखी है तो कोई भी उसको खरीद सकता है, एंड स्पेशली जो आइटम्स एक्सपोर्ट होने वाली है, अगर उस पर भी हम इस तरह से लगाएंगे तो शायद इससे हमारा एक्सपोर्ट भी डिप हो सकता है, और इससे फिर हमारी कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उन पर भी डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो शायद ये भी एक लॉजिक रहा होगा जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि जो आइटम इंडिया में एक्सपोर्ट के लिए परचेज की जा रही सिंपल, और वो फॉरेन कंट्री में जाके फिर बिकेगी या कंज्यूम होगी व्हाटएवर, हम उसकी परचेजेस को इस बिजनेस कनेक्शन के कंसेप्ट से दूर ही रखेंगे, राइट। तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट एक्सेप्शंस में। और दूसरा पॉइंट है कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज, ठीक है, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज। अब देखिए, जितने भी फॉरेन चैनल्स हैं वो इंडिया की खबरें भी तो छापते ही है ना, और ऐसे हम भी बाहर की खबरें लेते हैं, तो ये आपस में टैक्स फ्री ही रखा हुआ है। वैसे भी न्यूज़ चैनल्स और ये इन पर ना ज़्यादा इस तरह की जो टैक्सेस नहीं लगाए जाते। सो कलेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड व्यूज़ जो है ये टैक्स फ्री है, यानी कि अगर कोई फॉरेन चैनल, कोई फॉरेन न्यूज़पेपर इंडिया की खबर छाप रहा है, अब हम ये नहीं कर सकते कि एक इंडिया में सपोज मैच हो रहा है, कोई क्रिकेट मैच, और उसकी कोई जो रिपोर्ट है या कोई उसके बारे में न्यूज़ है जो फॉरेन कंट्रीज में छप रही है, तो हम बोल दें लाओ जी आपका तो कनेक्शन जो है वो इंडिया से हो गया और उस पर एक शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें दे दो। तो वो कोई लॉजिक बात नहीं है, यानी कि एक तरह से न्यूज एंड व्यूज, जैसे लोग कहते हैं ना ओपिनियन पोल्स वगैरह ले जाते हैं, तो इस तरह से अगर कोई चीज कलेक्ट होकर फॉरेन कंट्री की किसी मैगजीन में, चैनल पे, न्यूज़पेपर में छप रही है, तो उस पर इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगता। और थर्ड इसी टाइप का है शूटिंग ऑफ सिनेमा फिल्म्स, शूटिंग ऑफ सिनेमा फिल्म्स, जहां तक सिनेमा फिल्म्स का सवाल है। अब जैसे फॉरेन कंट्री से कोई लोग आ गए इंडिया में फिल्म की शूटिंग करने, और मान लेते हैं यहाँ पे ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, या जो भी उनको वट एवर प्लेस दे लाइक, राजस्थान में बहुत सारे जो फोर्ट्स हैं उनमें भी जो है शूटिंग होती है, तो हम उनसे वो शूटिंग चार्जेस तो में भी ले सकते हैं कि अगर हम आपको अलाउ कर रहे हैं हमारी सिटी के अंदर, तो उसके लिए हमने चार्जेस ले लिया, उनसे सिक्योरिटी चार्जेस, प्रोटेक्शन चार्जेस ले लिए, वट एवर। लेकिन हम कल को ये नहीं बोल सकते जी फिल्म चल गई तो उसमें क्योंकि बैकग्राउंड में इंडिया नजर आ रहा है तो ले आओ अपनी जो फिल्म आपकी चल गई उसमें जो 100-200 करोड़ रुपए आपने कमा लिया उसमें से एक शेयर आप हमारे को दे दीजिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इसलिए ये एक्सेप्शंस ऑफ द अबव प्रोविजन में आता है, इसके ऊपर ये बिजनेस कनेक्शन का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो 3 एक्सेप्शंस हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट्स नहीं माना जाएगा, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज नहीं माना जाएगा, एंड शूटिंग ऑफ सिनेमा फिल्म्स नहीं माना जाएगा, राइट। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके कवर कर दिए हैं। अब बिजनेस कनेक्शन में प्रोफेशनल कनेक्शन भी आता है, तो है बिजनेस के साथ साथ जहां बिजनेस है तो वो प्रोफेशन की भी बात हम करते ही हैं। नाउ अब अगर आपने यहां पर कोई बिजनेस कनेक्शन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बिजनेस कनेक्शन में चीजें क्या बताई थी, मैंने आपको चीज बताई थी सब्सिडरी कंपनी, ब्रांच ऑफिस और फैक्ट्री। अब पिछले कुछ सालों में लॉ और इम्प्रूव हुआ मैं कहूँगा, और इसको एनलार्ज किया गया, और इसमें इन्होंने 3 तरह के एजेंट्स को भी कवर किया। एक तो इसमें इन्होंने कवर किया कंक्लूडिंग एजेंट, यानी कि जो एग्रीमेंट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल, द वन हु इज कंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। लेकिन सिर्फ अगर वो गुड्स परचेज कर रहा है तो फिर तो वही थोड़ी देर पहले जो बात बताई, तो वो इस कैटेगरी में कवर नहीं होगा। अभी मैं लिखवा रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है स्टॉकिंग एजेंट, जो कि इसका स्टॉक मेंटेन कर रहा है नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर और डिलीवरीज भी कर रहा है। और तीसरा है जो ऑर्डर सिक्योर कर रहा है, इंडेंटिंग एजेंट, है ना। तो अब आप इसको लिखिएगा नीचे, जैसे हम वहाँ लिख ही रहे थे, तो अगर मैं यहाँ पर ही जहाँ इसको हमने लिखा हुआ है अभी फिलहाल, यहीं पे मैं इसको एक और नई स्लाइड लेके आगे ऐड कर दूँ, तो नाउ आप लिखिएगा दैट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, business connection in India also includes following categories of agents, है ना। सबसे पहले अभी हमने कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ा इंडेंटिंग एजेंट, और एक हमने पढ़ा कंक्लूडिंग एजेंट जो कि हमारे बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूड कर रहा है, कंक्लूडिंग एजेंट, और एक हमने पढ़ा स्टॉकिंग एजेंट। तो ये तीनों एजेंट्स जो हैं वो इसके अंदर आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी मैं हाथ के हाथ वहीं पढ़ाने ही वाला था, तो मैं इसको यहीं कवर कर देता हूं कि जो एजेंट्स इंडिपेंडेंट नेचर के हैं, जो इंडिपेंडेंट एजेंट्स हैं, मैं आपको समझाता हूं इंडिपेंडेंट एजेंट्स का मतलब। इंडिपेंडेंट एजेंट्स आर नॉट ट्रीटेड लाइक बिजनेस कनेक्शंस। इंडिपेंडेंट एजेंट्स आर नॉट ट्रीटेड लाइक बिजनेस कनेक्शंस। अब जैसे मेरे दिमाग में एक वैसे ही एक डोमेस्टिक सा एग्जांपल आ रहा है, जैसे क्रोमा स्टोर्स हैं टाटा की।
तो क्रोमा स्टोर्स पे क्या होता है कि आप जाते हैं तो वहां पर सभी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, वहां पे एलजी का भी प्रोडक्ट है, सोनी का भी प्रोडक्ट है, सैमसंग के भी प्रोडक्ट्स हैं, है ना, गॉडरेज के भी प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, सभी कंपनीज के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। तो ऐसे में हम क्रोमा को गॉडरेज का एजेंट नहीं मान सकते, या हम सैमसंग का एजेंट नहीं मान सकते, या हम सोनी का एजेंट नहीं मान सकते। ये इंडिपेंडेंट एजेंट्स हैं, ये लोग सबका माल बेच रहे हैं। तो बेसिकली जो इंटेंशन है इन एजेंट्स को कवर करने की, चाहे फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, डिलीवरी कर रहे हो, ऑर्डर सिक्योर कर रहे हो, जो मेनली जो है नॉन रेजिडेंट के लिए काम कर रहा है, उसको कवर किया है। उस पॉइंट को, उस एजेंट को बिजनेस कनेक्शन माना। देखा जाए तो मैंने सपोज अपनी ब्रांच नहीं खोली, लेकिन एक एजेंट ऐसा अपॉइंट कर दिया जो मेनली मेरे लिए काम कर रहा है ना, तो वो भी तो मेरा बिजनेस कनेक्शन ही हुआ। क्योंकि जरूरी नहीं ना कि हर केस में फैक्ट्री हो, फैक्ट्री तो हमें वहां जरूरत पड़ती है जहां मैन्युफैक्चरिंग हो। मान लेते मेरे तो ट्रेडिंग का काम है, तो डेफिनेटली आई विल बी रिक्वायरिंग मोर एंड मोर एजेंट्स। अब एजेंट्स भी, जैसे मैंने कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उस कंसेप्ट को, दो तरह के हो गए। एक वो जो सिर्फ बेसिकली मेरे लिए काम कर रहे हैं, और एक वो जो सबके लिए काम कर रहे हैं। माना वो 100 चीजों को डील कर रहा है, उसमें मेरा भी एक प्रोडक्ट डील कर रहा है। तो अगर उस मेरा भी एक प्रोडक्ट डील कर रहा है, तो उससे वो मेरा बिजनेस कनेक्शन नहीं बन जाएगा एज पर दिस प्रोविजन। इन दैट सिचुएशन मैं अपनी फॉरेन कंट्री में अपनी इनकम पे टैक्स दूंगा, इंडिया से मेरा उस बात पे कोई कनेक्शन नहीं होगा। वो जो इंडिया का मेरा एजेंट है, जो जनरल एजेंट है, मतलब औरों का भी माल बेच रहा है, हमारा भी बेच रहा है, तो उसको माल बेचने पे जो भी इनकम होगी, जो भी टैक्सेस लगने हैं इंडिया वाले, उससे अपना ले लेंगे, बात खत्म। वो तो वैसे भी इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, इंडियन रेजिडेंट है, बात खत्म हो गई। जो एजेंट मेनली वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर नॉन रेजिडेंट बिजनेसमैन, उसको बेसिकली एक बिजनेस कनेक्शन मान के एक अलग से ट्रीटमेंट दी जा सकती है। दैट इज द पॉइंट टू बी डिस्कस्ड हियर, राइट। यही सब चीज़ें आपके असाइनमेंट्स में भी दी गई हैं, और यही बताया हुआ है यहाँ पर कि इंडिपेंडेंट ब्रोकर्स ऑब्लिक एजेंट्स आर एक्सक्लूडेड, और जो जनरल ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट हैं, जो डील करते हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब हो गया जैसे सभी का माल बेच रहे हैं, आपका भी माल बेच रहे हैं। सो इफ दे आर डीलिंग योर प्रोडक्ट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, देन यू आर, मतलब दे विल नॉट बी ट्रीटेड लाइक अ बिजनेस कनेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर वो मेनली और होली, लेकिन अगर वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर मेनली और होली काम कर रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ ए नॉन रेजिडेंट, दैट इज द पॉइंट टू बी डिस्कस्ड, कि अगर वो ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट वर्किंग कर रहा है मेनली और होली, देन ही विल बी ट्रीटेड लाइक अ बिजनेस कनेक्शन, एंड इन दैट सिचुएशन सेक्शन 9 विल बी एप्लीकेबल। और उस सिचुएशन में फॉरेनर की जो इनकम उस बिजनेस कनेक्शन से हो रही है, उस पर भी इंडिया में टैक्स लगाया जा सकता है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 में ही, यही पहले भी था, अभी भी वही आ रहा है, तो रिपीट ही हो रहा है, उसी के अंदर और भी चीजें हैं। इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि इफ देयर इज इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, एसेट और सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया, देन इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको भी लिखवा दीजिए सिंपल लैंग्वेज में, तो चलिए लिख लीजिए इसको भी। हमारा सेकेंड पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, इफ नॉन रेजिडेंट, बेसिकली हम फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं, इज अर्निंग एनी इनकम, इज अर्निंग एनी इनकम आउटसाइड इंडिया थ्रू एनी प्रॉपर्टी, if the non-resident is earning any income outside India through any property in India, then it will be treated like Indian income. Obviously it means he will be taxable, it will be treated like Indian income deemed to accrue or arise in India. मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में हूँ, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। सपोज आई हैव ए फ्लैट इन दिल्ली। अब मैं फॉरेन कंट्री में चला गया, वहां पे मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, मान लेते हैं कंपनी ने फॉर वट एवर रीजन वो फ्लैट मुझसे रेंट पे ले लिया। अब हमारी दोनों की डील, मेरी कंपनी और मैं, हम दोनों का है फॉरेन कंट्री में, हमारी वहां डील हो गई, रेंट आपस में एक्सचेंज हो रहा, बट द प्रॉपर्टी फॉर विच द रेंट इज बीइंग पेड एंड रिसीव्ड इज इन इंडिया। वो प्रॉपर्टी जिसके लिए वहां रेंट लिया और दिया जा रहा है वो इंडिया में है, इसलिए उस इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा। कहने का मतलब ये है, इंडियन प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम कमाई जा रही है तो उस प्रॉपर्टी पे जो इनकम हो रही है उसको इंडियन इनकम मानेंगे। सेक्शन 9 में कवर होगी इनकम डीम्ड टू एक्रूआइज इन इंडिया, और उस इनकम पे सब लोगों को टैक्स देना होगा, चाहे उनका रेजिडेंशियल स्टेटस हो, ROR, NOR, NR। मैंने यहाँ पे बेसिकली नॉन रेजिडेंट लिख दिया इस सेंस में कि अगर वो बंदा फॉरेन कंट्री में है
तो अदरवाइज जब हम एक चीज पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर जो इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं, ये तो इनकम डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया है, तो ये तो ROR, NOR, NR तीनों के लिए ही टैक्सेबल है। तो मैंने जो नॉन रेजिडेंट टर्म यूज किया वो एक तरह से इलिस्ट्रेट करने के लिए किया, और आप ऐसा थ्योरी में वैसे लिख भी सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, right? Similarly, if a non-resident is earning any capital gain income, कैपिटल गेन होता है जब सेल ऑफ प्रॉपर्टी आती है, चाहे सेल ऑफ शेयर्स हो, चाहे सेल ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, ज्वेलरी। इफ इज अर्निंग एनी कैपिटल गेन इनकम बाय ट्रांसफरिंग का मतलब बाय ट्रांसफरिंग एनी प्रॉपर्टीज located in India, any properties located in India, then such income shall be treated like deemed to accrue or arise in India. It will be treated like Indian income deemed to accrue or arise in India, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको हाथ के हाथ पढ़ा दिया। एक तो ये पॉइंट आपका कवर हो गया, इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, एसेट और सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया। तो अगर इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, उसके थ्रू अगर आप कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हैं इवन इन द फॉरेन कंट्रीज, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। और यहाँ पर ये भी क्लियर किया गया कि प्रॉपर्टी में इंटेंजिबल एसेट्स भी इंक्लूड होंगी, लाइक कोई पेटेंट, कॉपीराइट्स वगैरह का यूसेज अलाउ किया जा रहा है जो कि इंडिया में पेटेंटेड है, इंडिया में कॉपीराइट है जिसका, तो उस पर भी इंडिया में टैक्स लगेगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने कवर किया, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया, इसके अंदर कोई आपकी बिल्डिंग भी हो सकती है, शेयर, सिक्योरिटीज ऑफ इंडियन कंपनीज भी हो सकती हैं, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड है, राइट? चलिए यहाँ तक हम पढ़ चुके। अब हम लेंगे सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी बंदे को फॉरेन कंट्री में इनकम हो रही है सैलरी की, मीन्स इफ समबडी इज गेटिंग सैलरी इनकम अब्रॉड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, देन इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, राइट? मैं 4th पॉइंट लिख लेता हूं यहीं पे हाथ के हाथ, आपकी कॉपी चली रही है साथ साथ। इफ एनी पर्सन इज रिसीविंग सैलरी इनकम आउटसाइड इंडिया, देन इट विल बी deemed to accrue or arise in India if salary is being paid for services rendered in India। अब यहां पर पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, मैं पहले पॉइंट को रिपीट करूंगा, फिर उसकी लॉजिकल एप्लीकेबिलिटी बताऊंगा कि ये पॉसिबल कैसे होगा। सबसे पहले पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि फॉरेन कंट्री में सैलरी मिल रही है, सर्विसेज इंडिया में की है। मैंने ये कहा है कि ये इनकम इंडियन इनकम मानी जाएगी, इंडिया में टैक्स लगेगा। अब आपका दिमाग यहाँ पर ये पूछेगा सर फॉरेन कंट्री में सैलरी कहाँ से मिल जाएगी जब सर्विसेज इंडिया में की होंगी? मैं आपको 2 सिचुएशन बताता हूँ। सबसे पहले तो आप एक सिचुएशन लीजिए ऐसे बंदे की जो फॉरेन कंट्री में जॉब करता है, मान लेते हैं 2-4 महीने के लिए इंडिया में वो सर्विसेज देने के लिए आया, उसने अपनी सर्विसेज यहाँ दी, लेकिन उसकी कंपनी ने उसकी सैलरी सपोज फॉरेन कंट्री में ही उसकी फैमिली को या उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। सो इन दैट केस ही इज जनरेटिंग द सैलरी इनकम आउटसाइड इंडिया एंड द सर्विसेज आर बीइंग रेंडर्ड इन इंडिया। एज पर दिस लॉ ही इज टैक्सेबल इन इंडिया। दूसरी सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक बंदा इंडिया में जॉब करता था, रिटायरमेंट के बाद फॉरेन कंट्री में सेटल हो गया। अब रिटायरमेंट के बाद उसको मान लेते हैं वहां पर जाकर पेंशन मिल रही है, पेंशन जो मिलती है वो भी सैलरी इनकम मानी जाती है, तो ही इज गेटिंग द सैलरी इनकम अब्रॉड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, ऑब्वियसली ही विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। मेरे ख्याल से अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर अगर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया है देन इट इज रिगार्डेड एज इनकम अर्नड इन इंडिया। इसमें सिंपल सर्विसेज के बारे में, जॉब के बारे में, सैलरी इनकम के बारे में लॉ क्लियर है कि इफ द सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया देन इट इज रिगार्डेड एज इनकम अर्नड इन इंडिया। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। अब हम लेंगे 5वां पॉइंट जो कि है हमारा सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। ये बात करता है इंडियन सिटीजन्स वर्किंग अब्रॉड फॉर इंडियन गवर्नमेंट की, राइट? इंडियन सिटीजन्स वर्किंग अब्रॉड। अब हम अपना 5वां पॉइंट ले रहे हैं, मैं पहले लिखवा ही देता हूं क्योंकि बहुत ही सिंपल है। 5th पॉइंट सेज दैट इंडियन सिटीजन सैलरी इनकम, आई शुड से बेसिक सैलरी इनकम ऑफ इंडियन सिटीजन्स
working abroad for Indian government, बेसिक सैलरी इनकम ऑफ इंडियन सिटीजन्स वर्किंग अब्रॉड फॉर इंडियन गवर्नमेंट। होता क्या है, एम्बेसी में बाहर हमारे लोग लगे होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में है ना चाइनीज एम्बेसी, यूएस एम्बेसी, यूके एम्बेसी, इसी तरह से बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी हमारी एम्बेसीज होती हैं और भी बहुत सारे फॉरेन डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें हमारे इंडियंस जॉब करते हैं। इंडियंस माने इंडियन सिटीजन्स। नाउ एज पर द लॉ इंडियन गवर्नमेंट उनको सैलरी देगी और यूजली वहाँ की गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेती नहीं है, तो इसलिए जो उनकी बेसिक सैलरी होती है वो इंडिया में ही फिर वापस आके टैक्स लगती है। बेशक वो बंदा वहीं काम कर रहा है, सर्विसेज आर बीइंग रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया एंड ही इज आल्सो रिसीविंग दैट पेमेंट आउटसाइड इंडिया, तो एक तरह से इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, बट स्टिल दैट अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस डीमिंग प्रोविजन, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक प्रोविजन। सेक्शन 9 में क्लियरली लिख दिया है कि अगर इंडियन सिटीजन वर्किंग अब्रॉड फॉर इंडियन गवर्नमेंट है, अब कई बार क्वेश्चन में ना जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए वो इंडियन प्राइवेट फर्म बोल देते हैं या इंडियन प्राइवेट लिमिटेड बोल देते हैं, वो नहीं चलेगा। उस सिचुएशन में नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई होंगे। दिस स्पेसिफिक प्रोविजन इज ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स ओनली व्हेन दे आर वर्किंग अब्रॉड फॉर इंडियन गवर्नमेंट, राइट। यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है वैसे रेजिडेंशियल स्टेटस के एंगल से, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 एग्जेम्प्ट्स देयर ऑल अलाउंसेस एंड परकोजिट्स, जो भी उनको वहाँ पर और अलाउंसेस एंड परकोजिट्स मिलती हैं, जैसे ना भी कोई मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, कोई लंच फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी मिल रही है, तो जो भी और उनको फैसिलिटीज मिल रही हैं दे आर ऑल टैक्स फ्री, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं और अब हम इस पॉइंट पे भी आ चुके हैं कि इनकम अंडर द हेड सैलरी पेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया अब्रॉड, फॉरेन कंट्री में उसको मिल रही है बाय गवर्नमेंट, इट इज एग्जेम्प्ट। दे रेंडर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, मे बी पेड आउटसाइड इंडिया, बट सैलरी इज टैक्सेबल। हाँ, लेकिन सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 में उनके सारे अलाउंसेज एंड एग्जेम्प्ट, जितने भी अलाउंसेज एंड परक्विजिट है दे ऑल आर एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो काफ़ी पढ़ा लिया मैंने आपको, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है वीडियो, तो अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहता हूँ कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो मैं अपने ही उस पेज पे ले चलता हूँ आपको। यस, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया की बात हमने की थी, तो उसमें मैंने लिखवाया था कि बिजनेस कनेक्शन जो है वो इंडिया में अगर आप करेंगे तो टैक्सेबल होंगे, और ये भी बताया था कि उसमें कोई आप फैक्ट्री कर सकते हैं, ब्रांच या सब्सिडरी। फिर कहा था अगर सारे जो आपके ऑपरेशंस हैं वो पूरे के पूरे इंडिया में नहीं है तो प्रोपोर्शनेट टैक्सेबल होगा। फिर इसके अंदर हमने 3 एक्सेप्शंस की बात की थी, जिसमें पहला था परचेज ऑफ गुड्स की, सिंपली अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं टैक्सेबल नहीं होंगे, और न्यूज़ एंड व्यूज़ को कलेक्ट कर रहे हैं और शूटिंग ऑफ फिल्म्स कर रहे हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन फिर ये भी कहा था कि अगर आपके स्पेशलाइज्ड एजेंट हैं जो आपके बिहाफ पर डील कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, डिलीवरीज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, ऑर्डर सिक्योर कर रहे हैं, तो इस तरह के स्पेशलाइज एजेंट्स को भी बिजनेस कनेक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा। हाँ, लेकिन इंडिपेंडेंट एजेंट्स हैं तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। फिर ये बात हुई थी हमारी कि अगर इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है थ्रू प्रॉपर्टी इन इंडिया तो वो उस पर टैक्स लगाएंगे। फिर ये बात हुई थी कि अगर उसको सेल करने से कोई कैपिटल गेन होता है आपको फॉरेन कंट्री में कि इंडिया की प्रॉपर्टी को बेच के, तो भी इंडिया में टैक्सेबल है। और सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया के लिए अगर आपको फॉरेन कंट्री में कोई सैलरी मिल रही है तो उस पर भी इंडिया में टैक्स लगेगा। और उसके बाद अब हम आगे यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि इंडियन सिटीजन्स वर्किंग अब्रॉड फॉर इंडियन गवर्नमेंट, तो इस पर भी उनको जो सैलरी मिल रही है उस पर इंडिया में टैक्स लगता है। चलिए छठा पॉइंट ले रहे हैं हम, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय इंडियन कंपनीज। जहाँ तक डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय इंडियन कंपनीज है वो भी इंडियन इनकम मानी जाती है, उसमें अगर कोई फॉरेनर है तो उसको टैक्स लग सकता है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय इंडियन कंपनीज भी इसी पॉइंट में कवर होगा, लेकिन वो बात अलग है कि एक स्पेसिफिक सेक्शन और है वो याद रखने वाला है, दैट इज एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 द डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मतलब वो एग्जेम्प्ट ही है चाहे किसी इंडियन को मिले या फॉरेनर को। अब क्योंकि सबके लिए एग्जेम्प्ट है तो बेशक डीमिंग प्रोविजन उस डिविडेंड को जो इंडियन कंपनी डिक्लेयर करती है इस पॉइंट में कवर करता है, बट टैक्स नहीं लगेगा। यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो आपको बोले कि डिविडेंड डिक्लेयर किया गया रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने या किसी और इंडियन कंपनी का नाम लेके, तो आपने उसको एग्जेम्प्ट कर देना है, बिकॉज सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 द डिविडेंड इज टैक्स फ्री। ठीक है जी, चलिए यहां तक हमने कवर कर लिया। अब हम बढ़ेंगे आगे, हमारे लास्ट जो प्रोविजन है इसका कि अगर फॉरेन कंट्री में किसी को इनकम हो रही हो बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, बाय वे ऑफ, मैं इनको 3 अलग अलग कलर्स दे देता हूं ताकि आप एकदम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड टेक्निकल फीस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, कई बार इसको FTS भी बोल देते हैं।
तो ये तीन चीज़ें इसके अंदर एक साथ जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में क्लॉज 5, 6 एंड 7। 5 इज़ फॉर इंटरेस्ट, 6 इज़ फॉर रॉयल्टी एंड 7 इज़ फॉर FTS, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। यहाँ पर तीन रूल्स हैं। फिर वही बात मैं कहूँगा, पहले ध्यान से सुन लीजिए, फिर मैं आपको इसको सारे को एक बार में लिखवा दूंगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अभी पहले 7th पॉइंट को सुन लीजिए, बहुत ही आसान है। अगर फॉरेन कंट्री में किसी को इनकम हो रही है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, या उसने कोई अपना कोई पेटेंट चीज़ दी है या कोई ऐसा टेक्निकल सपोर्ट किया है जिसके लिए उनको कोई फीस मिल रही है, तो कोई रॉयल्टी मिल रही है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं, इस बारे में तीन रूल हैं कि मिल किससे रही है उस पर डिपेंड करता है। तो व्हेन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो टैक्सेबल होगी। यानी कि इमेजिन कीजिए कि बाहर की कोई बहुत बड़ी प्राइवेट फर्म हो सकती है जिससे इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया हो जिस पे इंटरेस्ट जा रहा हो, तो वो इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल होगा। इफ एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल फीस इज बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इट इज डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया, मीन्स इट इज टैक्सेबल इन इंडिया, राइट। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर किसी इंडियन रेजिडेंट से मिल रहा है, जैसे सपोज मान लो कि भाई मैंने एक लोन लिया फॉरेन कंट्री में, तो क्या उस जो फॉरेनर है उसको इंटरेस्ट इनकम पे या रॉयल्टीज पे टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा, लेकिन दो केसेस में नहीं लगेगा। पहला, जब मैंने उस पैसे को बिजनेस इन प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया यूज किया, यानी कि मैंने फॉरेन कंट्री में लोन तो लिया लेकिन मैंने यूज भी उसको बाहर ही किया, है ना, या फिर मैंने उसको अर्निंग एनी अदर इनकम आउटसाइड इंडिया किया हो। ये दोनों में वही चीज़ लिखी हुई है, सिर्फ एक पहले पॉइंट में सिर्फ इंटरेस्ट की बात की है, दूसरे में रॉयल्टी और FTS की। तो बेसिकली यही बताया जा रहा है कि अगर इंडियन रेजिडेंट से कोई भी इंटरेस्ट या रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव की जा रही हैं, तो वो तीनों ही इनकम इंडिया में उस नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल रहेंगी, प्रोवाइडेड द मनी इज यूज्ड इन इंडिया। इफ द बोरोड मनी और द स्किल इज यूज्ड फॉर अर्निंग इनकम आउटसाइड इंडिया और फॉर एनी बिजनेस इन प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया, तो टैक्स नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको एक और एग्जाम्पल से रिपीट करता हूँ। सपोज देर इज वन मिस्टर नीरज गुप्ता, ही इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने किसी USA के सिटीजन से लोन लिया। अब उस पैसे को अगर वो इंडिया में यूज करते हैं तो ऑब्वियसली टैक्स लगेगा। किस पे? उस USA सिटीजन पे। मेरे लिए तो एक्सपेंस है। अब दूसरा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि सपोज उस पैसे को मैंने USA या जापान, ऑस्ट्रेलिया, किसी और कंट्री में यूज किया, ईदर फॉर अर्निंग एनी इनकम आउटसाइड इंडिया और फॉर एनी बिजनेस इन प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया। इन दैट सिचुएशन दैट USA सिटीजन इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। आई होप द एग्जाम्पल इज क्लियर, राइट। चलिए, थर्ड सिचुएशन, एक नॉन रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को लोन वगैरह दे रखा हो, व्हेन द अमाउंट इज बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट। इस सिचुएशन में जहां तक इंटरेस्ट का सवाल है, अगर वो पैसा उसने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज किया फिर तो टैक्स लगेगा, लेकिन अगर रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का सवाल है तो उसने बिजनेस, प्रोफेशन या अर्निंग एनी इनकम इन इंडिया के लिए यूज किया तो ही टैक्स लगेगा। कहने का मतलब ये है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज एक USA सिटीजन है और एक UK सिटीजन है। USA सिटीजन ने लोन दिया UK सिटीजन को, ऑब्वियसली हमारा क्या मतलब है, इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो UK सिटीजन उस बोरोड मनी को बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया के लिए यूज करे या टेक्निकल स्किल्स को बिजनेस इन इंडिया या अर्निंग एनी अदर इनकम इन इंडिया के लिए यूज करे, तो उस पर टैक्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। दीज आर द 3 पॉइंट्स, राइट। आई होप इट इज ईजी, बट स्टिल मैं इसको एक आपको सिंपल लैंग्वेज में डिक्टेट कर देता हूं। पॉइंट नंबर 7। अब लिखते लिखते ध्यान से और सुनिए, फिर भी कोई डाउट है, मेरी हर स्लाइड पे मेरा मोबाइल नंबर है, आपको कभी भी डाउट हो आप मेरे से व्हाट्सएप करके, SMS करके या जरूरत पड़ने पे कॉल करके समझ सकते हैं। 7th पॉइंट, इनकम इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिक रॉयल्टी ऑब्लिक फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। जहां तक सवाल है इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का, इसका पहला पॉइंट है, इफ रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर इस तरह की कोई भी पेमेंट
इंडियन गवर्नमेंट से ली जा रही है तो उस पर टैक्स लगेगा। दूसरी बात, इफ रिसीव्ड फ्रॉम रेजिडेंट ऑफ इंडिया then also it is taxable, full stop. But if the amount oblique services, technical services etc are used abroad, foreign country में यूज हुई, then such incomes are not taxable in India। ठीक है। C, if received from a non-resident, if received from a non-resident, then it will be taxable in India only if the amount oblique services have been used in India। किताबों में लिखा था, मैंने भी इसलिए इसके 3 पॉइंट बना दिए, लेकिन वैसे जो मेरी बुद्धि कहती है उसके हिसाब से पॉइंट नंबर बी और सी तो सेम ही है। बी कहता है कि अगर अमाउंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया से मिला है और उसने इंडिया में यूज़ किया तो टैक्सेबल है, फॉरेन कंट्री में किया तो नहीं है। सी में कहता है अगर नॉन रेजिडेंट से मिला है तो तभी टैक्स लगेगा जब इंडिया में यूज़ हुआ हो। तो अगर थोड़ा सा सोचा जाए, जो मेरा दिमाग कहता है उसके हिसाब से तो बी और सी सेम ही है ना, अल्टीमेटली रिजल्ट तो वही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर पैसा मिल रहा है फिर तो टैक्स लगेगा लगेगा, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा इंडियन प्रोजेक्ट पे यूज़ किया या फॉरेन प्रोजेक्ट पे यूज़ किया। लेकिन पॉइंट बी और सी में देखा जाए तो मोटा मोटा यही बात सामने आ रही है कि वो जो इंटरेस्ट है या रॉयल्टी है या जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है वो इंडिया में तभी टैक्स लग रही है जबकि वो सर्विसेज एक्चुअली में किसी इंडियन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ हुई हो। मेरा दिमाग तो यही कहता है, बाकी आप अपने हिसाब से भी कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, है ना। तो बहुत सिंपल है, ये सारा मैंने आपको ब्रीफ में लिखवा भी दिया है और असाइनमेंट्स में भी सब कुछ दिया है। इसको आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए वीडियो को, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल कवर सम अमेंडमेंट्स फ्रॉम असेसमेंट ईयर 16-17। फाइन, थैंक यू।